हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी आवर्स पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कर रखा था, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ रखा था फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, डेराइव यूनिट्स के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में, उसके लिमिटेशंस के बारे में, उसके मेरिट्स के बारे में और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ये सब आपने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिवीजन के तौर पे इसको हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। और उसके साथ हम लोग देखेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में और उस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ। तो पहले इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं इसके? मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि जो मैटर होता है वो सबसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग एटम बुलाते हैं। ठीक है। दूसरा है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। अगर एक कोई एलिमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन है, तो इसके सारे एटम्स जो होंगे वो एक ही तरह के होंगे, अलग तरह के नहीं होंगे। बाद में इसको कॉन्ट्रोडिक्ट किया गया था, वो अभी आगे में हम लोग देखेंगे। थर्ड पोस्टुलेट है इसका कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं तो वो डिफरेंट है, इसको भी कॉन्ट्रोडिक्ट किया गया था। द फोर्थ वन इज एटम्स इज स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें सबसे छोटा यूनिट जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन है? वो एटम है। फिफ्थ वन इज एटम ऑफ टू और मोर सेम काइंड और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड एटम दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। यानी दो या दो से ज़्यादा सेम या डिफरेंट टाइप के एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि H2 है तो ये आपका क्या है? मॉलिक्यूल है। इसमें क्या एक ही तरह के दो एटम्स हैं। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लें, CO2 का एग्जांपल लें, तो इसमें क्या है? एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन का एटम है, तो ये भी क्या है? आपका मॉलिक्यूल है। लास्ट पोस्टुलेट क्या है? एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये आपके पोस्टुलेट्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस के बारे में कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी। ओके, इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जैसा कि ऊपर में हम लोग देख रखा था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कह रहा है आपका कि एटम्स जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है, किसी भी मैटर का। लेकिन इसने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नहीं बताया, जो कि अब हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया था। दूसरा है इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया था। डाल्टन ने कहा था कि अगर एक कोई एलिमेंट है तो उसके सारे एटम्स एक जैसे होंगे, लेकिन आइसोटोप्स में क्या होता है कि सबके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, जिसका एक का एटॉमिक मास 1 होता है, एक का 2 होता है और एक का 3 होता है। तो आइसोटोप्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा था। इसमें बोल रहा था कि जो भी आपके एटम्स होते हैं वो सारे एक एलिमेंट के हैं तो वो हमेशा सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट है इसका इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोबार्स। आइसोबार्स के बारे में भी कुछ नहीं बता रखा था। आइसोबार्स क्या होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स के, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं आर्गन का और कैल्शियम का। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी सिमिलर हो सकते हैं, जैसे आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर है आपका 18 एंड कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 20, लेकिन इनका एटॉमिक मास जो है वो 40 होता है, जो कि बराबर है। तो ये डिफरेंट एटम्स के हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, लेकिन फिर भी क्या है? ये सिमिलर हैं। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा था किसने? डाल्टन ने। तो ये भी एक तरह से इसका लिमिटेशन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एलिमेंट्स नीड नॉट टू कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। इसके अकॉर्डिंग पहले वाले में हम लोगों ने पोस्टुलेट देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कि जो एटम्स होते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, तो ये भी एक तरह से लिमिटेशन हुई। द लास्ट वन इज द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रोप्स।
थ्योरी हम लोग को एलोट्रोप्स के भी बारे में कुछ नहीं बताती है। जैसे कि एलोट्रोप्स होता क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। कार्बन के एलोट्रोप्स आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखे थे। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिंस्टर फुलेरिन हो गया, बकमिंस्टर फुलेरिन हो गया। तो ये डिफरेंट आइसोटोप्स हैं जो कि सिर्फ कार्बन एटम का ही है। तो इसके बारे में भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कुछ नहीं दे रखा था। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरिट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या मेरिट्स थे, उसकी क्या खूबियाँ थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। तो पहला है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस आर नॉट वायलेटेड बाय दिस थ्योरी। यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ रखा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये आपका वायलेट नहीं हुआ था। दूसरा मेरिट है इसका कि द थ्योरी प्रोवाइड्स अ बेसिस टू डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। यानी थ्योरी की वजह से हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेके आते हैं हम लोग मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब जो उसमें कमियां थी उन कमियों को हटाते हुए एक नई एटॉमिक थ्योरी बनाई गई थी जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या है, एक एक करके सारे पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या था कि जो मैटर होता है वो उसका सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा होता है, एटम होता है। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में बताया गया कि ज़रूरी नहीं है एटम हो, उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है जो सब एटॉमिक पार्टिकल के नाम से जाने जाते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट है आपका एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप्स। अभी जो ऊपर में आइसोटोप्स हम लोगों ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट्स के सारे एटम्स जो हों वो सेम हो। जैसे कि हाइड्रोजन के अलग अलग एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के अलग अलग एटम्स होते हैं, तो ये आइसोटोप्स के बारे में बता रहा था। थर्ड है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे नॉट बी डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट, जैसे कि आइसोबर्स, आर्गन और कैल्शियम दोनों का एटॉमिक मास जो है वो सेम है, तो ये आइसोबार्स के बारे में बता रहा था। द लास्ट वन इज द रेशियो इन विच एटम कंबाइंड मे नॉट बी सिंपल, यानी ये सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन भी नहीं हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन हो। तो ये पोस्टुलेट्स थे आपके किसके, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट AMU क्या होता है, 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, यानी अगर एक कार्बन 12 एटम है तो इसका 1/12 पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, 1 AMU कहते हैं हम लोग। ठीक है, सारे एटम्स का नहीं, कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU कहलाएगा। ठीक है, अब AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1 AMU इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट है AMU has been replaced by U which is known as unified mass। पहले जो था हम लोग AMU यूज करते थे, AMU लिखते थे, लेकिन अब सिर्फ U लिख देते हैं जिसको यूनिफाइड मास कहते हैं। ठीक है, तो पहले AMU की जगह हम लोग अब क्या यूज करते हैं, U यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। अब रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। जैसे कि अभी बताया था कार्बन 12 है, ठीक है, उसका 1/12 पार्ट क्या है, 1/12 पार्ट क्या है, 1 AMU के बराबर है। तो इससे कोई एलिमेंट या कोई एटम कितना हैवियर है वही क्या है, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, या उस एलिमेंट का या उस एटम का एटॉमिक वेट है। ठीक है, कार्बन के 1/12 पार्ट से कोई दूसरा एटम कितना हैवियर है वही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, और कौन सा कार्बन एटम, कार्बन 12 वाला। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज एटॉमिक मास।
एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज द वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास कर लीजिएगा आप लोग, ऑफ एनी एलिमेंट इज वेटेड एवरेज ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ इट्स नेचुरल आइसोटोप्स। अब जैसे कि हम लोगों ने देख रखा है 10th क्लास में कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शन में या पॉइंट में पाया जाता है। अब वो पॉइंट में एटॉमिक मास क्यों होता है? जनरली एटॉमिक मास क्या स्पेसिफाई करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं। तो आपका क्या स्पेसिफाई करता है एटॉमिक मास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता ना, तो फिर किसी का मास पॉइंट में क्यों आता है? तो उसका रीज़न क्या है कि जैसे हम लोगों ने पहले बोला कि खूब सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं एक किसी एलिमेंट के। तो जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन है आपका, उसके दो तरह के आइसोटोप्स पॉसिबल हैं, एक का मास 35 हो और दूसरे का मास 37 हो। ठीक है, इनका रेशियो क्या होता है? 3:1 का रेशियो होता है, यानी ये 3 गुना पाया जाता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ 37, क्लोरीन 37। अब इसका एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैसे निकालते हैं? तो 35 इंटू 3, इसका रेशियो क्या है? 3 है, तो 35 इंटू 3, और 37 जिसका मास 37 है उसका रेशियो क्या है? 1 है। तो 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का सम टोटल कितना हुआ? 3 + 1 गिव्स यू 4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसका जो एवरेज आ जाएगा वो 35.5 आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको किसी और का भी एवरेज एटॉमिक मास निकालना हुआ तो निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट है जो 46 और 47 है उसका, 47 है उसका एटॉमिक मास, और वो 4:3 के रेशियो में प्रेजेंट है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? 46 इंटू 4 प्लस 47 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 + 3 7। ठीक है, तो उसका एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ, जैसे कि हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास देखा था, वो किसके लिए था? एक एटम के लिए था। ये किसके लिए है? एक मॉलिक्यूल के लिए। तो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट का कोई मॉलिक्यूल मतलब दो एटम से मिलके जो बना हो, ठीक है, या उससे ज्यादा, तो कोई मॉलिक्यूल 1/12 वाले का कितना ज्यादा है, कितना हैवियर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, अब किसी का मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? इंडिविजुअल का एटॉमिक मास क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है CH4 का। कार्बन का कितना एटम है? एक एटम है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12.011 यूनिट होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का 1.008 यूनिट होता है। यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसीलिए इसको क्या किया गया है? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। जब दोनों का सम टोटल किया गया है तो कितना आ गया है? 16.043 यूनिट आ गया है। ठीक है, तो ये CH4 का एटॉमिक मास है। नेक्स्ट है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? जब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को हम लोग ग्राम में स्पेसिफाई कर दें तो उसी को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे कि अभी ऊपर में देखा था हम लोगों ने, कार्बन का लिखा था 12.011 यूनिट लिख रखा था। ठीक है, अब इस U क्या स्पेसिफाई कर रहा है? यूनिफाइड मास स्पेसिफाई कर रहा है। तो U को हटा के अगर 12.011 ग्राम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह अगर किसी मॉलिक्यूल में आप लोग मॉलिक्यूल के एटॉमिक मास में U हटा के क्या लगा दो? G लगा दो, तो उसको क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कह देंगे। ठीक है, जब मॉलिक्यूल का हो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और जब एटम का हो तो वो ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है जो आपने शायद पहले भी पढ़ा हो, लेकिन उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या टर्म है वो? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। अब जो 12 ग्राम है C12 आइसोटोप है, उसके 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। और इसको सिंपल फॉर्म में क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस।
किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं हम लोग Na से, ठीक है। Na से हम लोग उसको, एनसीईआरटी में N नॉट भी दे रखा है तो दोनों करेक्ट है, ठीक है। या तो Na से डिनोट कर सकते हैं या फिर No से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये जो रिलेशन इसमें दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट वन है, देख लीजिएगा ध्यान से। 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसके आगे हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, 2 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मान लेंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस के बराबर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स ऑफ दैट सब्सटेंस। इस वैल्यू को याद रखना है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। अगर कोई गैस दे रखा है तो गैस के अंदर, गैस को हम लोग मेजर करते हैं उसके वॉल्यूम से, तो 22.4 लीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जो इक्वेशन दे रखा है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से हाईलाइट करके लिख लीजिएगा अपने कॉपी में या अपने नोट्स में, जहाँ भी आप लोग नोट कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। 1 मोल ऑफ सोडियम, अगर सोडियम का 1 मोल है तो उसमें कितने एटम्स होने चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होने चाहिए। अगर 1 मोल ऑफ H2 दे रखा है तो 1 मोल है, तो किसी चीज़ का भी अगर 1 मोल लेते हैं, चाहे वो एटम का हो चाहे वो मॉलिक्यूल का हो, ठीक है, तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये मॉलिक्यूल का है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम का है तो इसके अंदर एटम्स थे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए 1 मोल ऑफ H2 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, एक मॉलिक्यूल H2 लिख रखा है हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, दिख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, और जब एटम पूछेगा तो उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मोल ऑफ H2 में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, एंड 1 मोल ऑफ H2 में 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। इसी तरह अगर 3 मोल में पूछेगा तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का, गिवन सब्सटेंस का कुछ दे रखा है और आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 3 फॉर्मूले हैं, या तो आपको मास दिया होगा, या तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया होगा, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स दिया होगा, या फिर उसका वॉल्यूम दिया होगा। तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं, तीनों के लिए हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल लेके शो किया है। पहला फॉर्मूला है एन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल्स टू स्मॉल w बाई mw। स्मॉल w क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ द सब्सटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, mw मॉलिक्यूलर वेट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है n इक्वल्स टू w बाई mw, यानी अगर आपको वेट दिया हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, अगर 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपको दे रखा है, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 64 ग्राम दे रखा है, और पूछ रहा है कि उसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे करेंगे। गिवन वेट कितना है, 64 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 डिवाइडेड बाई 32 गिव्स यू 2 मोल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं आपका 604 ग्राम ऑफ H2SO7। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 1 कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 किसका है, हाइड्रोजन का है, 2 एटम्स किसके प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के प्रेजेंट है, तो 2 इंटू 1। 32 किसका होता है, सल्फर का होता है, एक सल्फर का होता है 16, 2 सल्फर का हो जाएगा 32। तो 32 और सल्फर के एटम्स कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो 32 इंटू 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, कितने एटम्स हैं, 7 हैं, तो 7 इंटू 16। तो सम टोटल ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ठीक है।
तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट आपको क्या दे देगा, नंबर ऑफ मोल्स दे देगा। और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उसको ट्राई करते रहिएगा। सेकेंड फॉर्मूला है आपका, जब आपका नंबर ऑफ एटम्स दिया हो और फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CO2 मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है 6.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6.011 कर दीजिएगा इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या करेंगे, n जो भी आपका नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है आपका, Na के बराबर है, ठीक है। तो उससे डिवाइड कर देंगे तो 3.011 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो कितना आ जाएगा आपका 0.5 मोल्स आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन है आपका, अगर किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो और फिर आपसे पूछे नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या कर देंगे उसको, पहले वाले हम लोगों ने फॉर्मूले में एक देख रखा था कि एसटीपी पे 1 मोल कितने के बराबर होता है, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस के बराबर होता है, ठीक है। तो गिवन वॉल्यूम जो भी आपका सपोज 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, तो 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 एसटीपी पे जो भी उसका वॉल्यूम होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपल से 3 फॉर्मूले हैं जिसके थ्रू आप लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको मास दे रखा है या फिर आपको नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है या फिर आपको वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल आपका दे रखा है, जैसे H2O दे रखा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 18 यूनिट हो गया। कैसे, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है, एक का 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा, तो 16 + 2 18 यूनिट हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन का कितना परसेंट है या फिर ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन कहेंगे। तो कैसे निकालते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन सपोज इसमें निकालना है तो वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 कर देंगे। तो हाइड्रोजन का इस मॉलिक्यूल में कितना वेट है, कितना कंट्रीब्यूशन है, 2 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100 कितना परसेंटेज आ जाएगा, 11.11% आ जाएगा। अब अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो या तो आप ऑक्सीजन का 16/18 करके निकालो या फिर 100 में से 11.11 माइनस कर दो तो 88.89% आ जाएगा। चाहो तो इस तरह से भी निकाल सकते हो जैसे ऊपर में निकाल रखा है कि 16/18 इंटू 100, बट स्मार्ट वर्क करोगे तो सिर्फ माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह CO2 का देखते हैं, टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 44 यूनिट हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे तो क्या करेंगे, कार्बन का कितना है इसमें कंट्रीब्यूशन, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 का 16, 2 का 32, ठीक है। या तो कार्बन का निकाल लो पहले या फिर ऑक्सीजन का निकाल लो, तो 12/44 इंटू 100 ये कितने के बराबर है, 27.2% के बराबर है। अब या तो आप 100 में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो या फिर 32/44 करके निकाल लो, ठीक है। ये आपका हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में हर एक एलिमेंट का कितना नंबर प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जाम्पल लेते हैं C6H12O6, इसमें कार्बन हाइड्रोजन किसका मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का है। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। कार्बन के टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है, 6 हैं। हाइड्रोजन के कितने प्रेजेंट हैं, 12 हैं। और ऑक्सीजन के कितने प्रेजेंट हैं, 6 प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हो गया। तो उसमें सारे एटम्स कितने, सारे एलिमेंट्स के सारे एटम्स को स्पेसिफाई कर रखा है जिसका रेशियो क्या है, 6:12:6 है। तो इसको क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, जब इसी को हम लोग इसी का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। एक कार्बन एटम का 12 होता है तो 12 × 6 +
एक हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, टोटल सम टोटल आपका 180 के करीब आएगा। ठीक है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? अब ये ऊपर में जो रेशियो देखा है आपने, ये तो आपका सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है ना, इसको हम लोग सिंपलेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जब इसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में, सिंपलेस्ट रेशियो में अगर हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला को, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ग्लूकोज का देखा जाए तो सिंपलेस्ट क्या हो जाएगा, 1:2:1 यानी C1H2O1, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। और एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होता है, जब हम इसी का मास निकाल लेंगे तो उसको एम्पिरिकल फार्मूला मास कहते हैं। आइए नेक्स्ट करते हैं। इसी पे क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी का कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है और उसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखा है, तो किस तरह से आप लोग उसका एन फैक्टर निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। एन फैक्टर क्या होता है, जैसे ऊपर में एक एग्जांपल देखा था हम लोगों ने, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, C1H2 एम्पिरिकल फार्मूला था। ठीक है, और C6H12O6 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। अब इस पूरे एम्पिरिकल फार्मूला को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 से 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो ये जो 6 है ये यहाँ पे क्या है, इसका एन फैक्टर है। ठीक है, तो सारे मॉलिक्यूल्स का अलग अलग एन फैक्टर होता है, उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, अ कंपाउंड हैज 94.4% ऑफ कार्बन एंड 7.6% ऑफ हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का आपको परसेंटेज दे रखा है। अब देख लीजिए पहले तो कि यही दो एलिमेंट्स हैं कि और भी कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो कार्बन और हाइड्रोजन 94.4 और 7.6 को ऐड करेंगे तो आपका सम टोटल कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक टेबुलर फॉर्म में हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले तो एलिमेंट्स हम लोग लिख लेते हैं एक कॉलम में, दूसरे में परसेंटेज लिख लेते हैं, कितना परसेंटेज गिवन है, देन हम लोग एटॉमिक मास उसका लिखते हैं, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे लीस्ट से, सिंपलेस्ट रेशियो वहाँ पे लिखेंगे। एक एक करके देखते हैं। कार्बन का परसेंटेज कितना दे रखा था, 92.4 दिया हुआ था, और हाइड्रोजन का 7.6% दे रखा था। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है, अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, जो भी गिवन परसेंटेज है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 93.4 डिवाइडेड बाई 12 किसके बराबर आ जाएगा, 7.7 के बराबर आ जाएगा। हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे, परसेंटेज गिवन कितना है, 7.6 डिवाइडेड बाई 1, तो किसके बराबर हो जाएगा, 7.6 के ही बराबर आ जाएगा। अब इस कॉलम में हमें क्या करना पड़ता है, जो भी वैल्यू यहाँ पे आई हुई है उसमें से जो भी लीस्ट वैल्यू होती है, यानी सबसे कम वैल्यू होती है, उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 7.6, 7.7 और 7.6 में से 7.6 सबसे छोटी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 7.7 को हम लोग 7.6 से डिवाइड कर देंगे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर आएगा। इसी तरह हम लोग 7.6 को 7.6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। यानी जो सिंपलेस्ट रेशियो है कार्बन इज टू हाइड्रोजन का, वो क्या है, 1:1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट रेशियो है, तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C1H1। अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपको ऊपर में दे रखा था, क्या था वो, 17। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो गया, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 यानी 13, यानी 78/13। जब 78/13 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 इसका क्या है, एन फैक्टर है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में ग्लूकोज वाले एग्जांपल में देखा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन फैक्टर से, यहाँ पे एन फैक्टर कितना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एम्पिरिकल
फॉर्मूला को। हाँ, तो CH को C1H1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 6 से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा C6H6 आ जाएगा, यानी बेंजीन रिंग का फॉर्मूला है ये। ठीक है, इसी तरह और भी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, अ कंपाउंड हैज़ 57.8% ऑफ कार्बन, 3.6% ऑफ हाइड्रोजन एंड 38.6% ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको कैलकुलेट करना है। एक और चीज़ आपको बताना है, ओके, वेपर डेंसिटी यहाँ पे दे रखा है। वेपर डेंसिटी आपका क्या होता है, पहले तो एक चीज़ मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट का अगर परसेंटेज दिया हो, अगर कार्बन और हाइड्रोजन का ही दे रखा होता और फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहता, तो आपको क्या करना था, आपको पहले तो देखना था कि ये पूरा सम टोटल 100 के बराबर है कि नहीं है। इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है आप लोग की सुविधा के लिए। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ था तो आप लोग क्या करते, 100 में से जो भी सम टोटल था उसको माइनस करके ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालते। ठीक है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज पहले से दे रखा है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ दूसरा एलिमेंट अगर कुछ ना दिया हो तो उसको क्या मानेंगे, ऑक्सीजन ही मानेंगे। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा है इस कंडीशन में, पहले वाले कंडीशन में मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था, बट इस कंडीशन में मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो गिवन क्या है, वेपर डेंसिटी है। तो एक फॉर्मूला और आप लोग लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास आप लोग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर वेपर डेंसिटी दिया हो तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, जो भी वेपर डेंसिटी दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे एंड देन आप पहले की तरह टेबुलर फॉर्म में बना लीजिए। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा ऑक्सीजन वाला, और उसके बाद आप लोग प्रोसीड कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्द लेके आएंगे। थैंक यू।